diversity of animal and plant life in the world. Okay, good. So the biodiversity was a term given by Walter G. Rosen in 1986. ठीक है, जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं अवेलेबल जिनका नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिनको समझना बड़ा मुश्किल है। इन सबको जब इकट्ठा कर दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। आप लोगों ने इस चीज को 10th से लेकर 12th तक बार बार पढ़ा हुआ है। ओके, ये वो चीज होती है जिसमें वाइटल लाइफ स्पोर्ट्स को हम काउंट करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है। वो सब चीजें जो ह्यूमन रेस के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए एक वाइटल स्पोर्ट का काम करती है। ओके, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है इसको ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जिसमें क्या आ जाता है, अलग अलग तरह की स्पीशीज या अलग अलग तरह की लाइफ फॉर्म्स, यूनिसेलुलर सेल जो है लाइक फंगस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, इनसे लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, फिश या मैमल्स, जैसे एलिफेंट्स हो गए, हॉर्सेस हो गए, या ह्यूमन बींग्स हो गए, या काउज हो गए, या बफलोज हो गए, सो सब चीज़ों को मिला के, ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ गई, जीन्स, हैबिटेट्स और इकोसिस्टम। ओके, सो बायोडाइवर्सिटी का एक सिंपल सा मतलब क्या है, बायो का मतलब है लाइफ, ओके, जबकि डाइवर्सिटी का मतलब है वेराइटी। ओके, various varieties, living varieties at one place is called biodiversity. Okay, so the concept and types of biodiversity. Biodiversity क्या है, एक वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स है अर्थ के ऊपर, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड है। ओके, जैसे कि एक कन्वेंशन में, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कन्वेंशन में रियो डी जेनेरियो में 1992 में 154 कंट्रीज की तरफ से कहा गया था कि the variability among living organisms from all sources, including inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystems, and the ecological complexes of which the area part. This include diversity within species, between species, and ecosystem. कहने का मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो अलग अलग तरह की वेरिएबिलिटीज हैं, वेरिएबिलिटी मतलब असमानता है, ठीक है, किन सोर्सेस को लेके, उनके रहने की जगह को लेके, कि वेदर वो जमीन पे रह रहे हैं, हवा में रह रहे हैं, या पानी में रह रहे हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से उनका इकोसिस्टम है, ठीक है। तो ये जो डाइवर्सिटी है ये उन स्पीशीज की और स्पीशीज के आपस की और इकोसिस्टम की एक स्टडी है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है, ये आपका कह सकते हो द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ देयर पॉपुलेशन, द वैरायटी of species of their life norms, okay, the diversity of the complex association with species, with their interaction and their ecological process which influences perform. ओके, तो ये क्या आ गया कि जो वेराइटीज एंड वेरिएबिलिटी है स्पीशीज की पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है, जहाँ जो वेराइटी है स्पीशीज की उनकी लिविंग फॉर्म के अंदर,
उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। और क्योंकि ये लिविंग है तो इकोलॉजिकल प्रोसेस में इंक्लूडेड होंगी, तो ये क्या बन गई, बायोडाइवर्सिटी। ओके, अब 3 तरह की बायोडाइवर्सिटीज होती हैं। डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज, अलग अलग तरह की स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी हो गई। फिर आ गई इकोसिस्टम, वो टेरेस्ट्रियल है, मैरीन है या कैसा है। उसके बाद आ गई डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, एक स्पीशीज मगर अलग अलग तरह की जीन्स, अलग अलग तरह की ब्रीड्स। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, flora and fauna diversity depends upon climate, altitude, soil and presence of other species. So इसमें ज्यादातर जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसमें कंसंट्रेट करती है, ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, आप खुद देख सकते हो फ्लोरा एंड फोना का मतलब क्या होता है। Who will answer? What is flora and fauna? सर फ्लोरा वो प्लांट्स होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, फोना पर्टिकुलर एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। वेरी गुड। और कोई ज्यादा क्लियर कर सके? एनीवन? सर जो फ्लोरा होते हैं वो पर्टिकुलर रीजन और टाइम में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट लाइफ होती है और जनरली नेचुरल अकरिंग प्लांट्स होते हैं। ओके, सो ये किन पे डिपेंड कर रहे हैं? पहली चीज क्लाइमेट कैसा है, दूसरा कितने आल्टीट्यूड पे है, मतलब जमीन पे है या पहाड़ों पे है, मिट्टी कैसी है वहां की। ओके, और उसके आसपास कौन सी अलग अलग तरह की स्पीशीज है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अलग अलग तरह के बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट। सो जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी स्पीशीज की, ओके, वो एंडेमिक होगा, मतलब कि वो हेल्पफुल होगी। इसमें क्या है, इंडिया में 2 तरह की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, एक ईस्ट हिमालयन रीजन और एक वेस्टर्न घाट्स के ऊपर। ओके, बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस ऑफ नेचर, इसमें पहला आता है ट्रॉपिक लेवल, जिसमें क्या आता है कि elimination of species from tropic level can cause destruction of ecosystem as well as biodiversity. अगर ट्रॉपिक लेवल की स्पीशीज में कमी आ जाए, नंबर में कमी आ जाए, जहाँ अपनी जगह से कहीं और चली जाए, तो पूरे का पूरा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर प्लांट्स ना रहे तो डियर नहीं रहेंगे, अगर डियर ना रहे तो लॉयंस भूखे मर जाएंगे, क्योंकि लॉयंस का सबसे फेवरेट फूड क्या है, डियर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, जहां अगर हम इसको उल्टा करके देखें तब भी हो सकता है, अगर लॉयंस खत्म हो गए तो डियर्स की एकदम से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, अगर डियर्स की एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई तो प्लांट्स को वो ज्यादा खाएंगे और प्लांट्स के एकदम से खत्म हो जाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी फिर भी खत्म होगी। ओके, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में क्या है, एक कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम जिसमें बहुत से ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जिसमें अगर आप किसी एक या 2 स्पीशीज को खो देते हो उससे कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसका कोई ना कोई अल्टरनेट अवेलेबल होता ही होता है। ओके, कीस्टोन स्पीशीज में आ जाती हैं कि लॉस होना या ऐड होना स्पीशीज का, ठीक है, जिससे क्या आता है इकोसिस्टम में
चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे कि स्पीशीज बहुत कंट्रीब्यूशंस प्ले करती हैं इकोसिस्टम की फंक्शनिंग। हर एक चीज की स्पीशीज होती हैं अलग अलग तरह की, ठीक है। तो अगर आप देख लो कि जी, अगर हम बात करें किसी भी एक चीज की, लाइक डॉग्स, उनकी ब्रीड्स होती हैं बहुत सी, या स्पीशीज कह सकते हो आप। तो अलग अलग इसी तरीके से हर एक प्लांट्स की स्पीशीज होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो वो एक यूनिक कंट्रीब्यूशन प्ले करती हैं इकोसिस्टम को प्रॉपर वे से फंक्शन करने के लिए। नीच कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। जो डिफरेंस आता है स्पीशीज के अंदर, ठीक है, उनके रिसोर्सेज के लिए वो क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन करती है, जिससे क्या होता है कि जो स्पीशीज हैं उनको ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं। ओके, हर एक स्पीशीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो ये अलग अलग रिक्वायरमेंट्स ही हेल्प करती हैं अलग अलग स्पीशीज को उनके रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने में, और रिसोर्सेज मिलने के बावजूद भी नंबर ज्यादा रहता है किसका, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन वो बची रहती है। फैसिलिटेशन एंड म्यूचुअलिज्म, ओके। प्लांट्स जो होते हैं अपने नेबर्स की वजह से बेनिफिट में रहते हैं, उनको भी फायदा रहता है, ओके। वो कैसे, उनकी फिजिकल और बायोटिक एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे कि जी कोई चरने वाला जो जानवर है वो आएगा, वो किसी प्लांट को खाएगा, थोड़ी दूर तक जाएगा, उसके बीज वो वहां तक फैलाता जाएगा और प्लांट वहां पे फिर से ग्रो हो जाएगा उन बीजों की वजह से। सो दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेशन एंड म्यूचुअलिज्म। उसको खाया और फिर आगे जाके उसी की और ज्यादा ग्रोथ करवा। पोर्टफोलियो इफेक्ट, जो स्पीशीज की रिचनेस इंक्रीज होती है, ठीक है, वो एंटायर कम्युनिटी के लिए होती है, और जो बायोमास होता है वो स्टेबलाइज्ड हो जाता है। कहने का मतलब कि जो स्पीशीज हैं उनको हर एक चीज के बारे में क्लियरली इतनी नॉलेज जो बढ़ती जाती है, जी कहाँ पे जाना है, कहाँ पे फूड है, कहाँ पे खतरा है, वो क्यों है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये चीजें जो है बढ़ती हैं, जिससे पूरी की पूरी कम्युनिटी को फायदा मिलता है और बायोमास एक जगह पे स्टेबलाइज हो जाता है, वो इधर उधर ज्यादा घूमता नहीं। इंश्योरेंस हाइपोथेसिस, ओके। जो बायोडाइवर्सिटी का बफर है इकोसिस्टम का, वो एनवायरनमेंट के अगेंस्ट जो चेंजेस होते हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, उनकी वजह से इफेक्टेड होती जा रही है। जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारे लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है इस दुनिया के अंदर, जंगल कटने की वजह से। जंगल कट रहे हैं तो बाकी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी का बफर था वो क्या कर रहा है, एनवायरमेंटल चेंजेस को लेके आ रहा है। समझ आ गया यहां तक? समझ आ गया सब लोगों को? ओके, बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सो सबसे पहला जो बायोडाइवर्सिटी का बेनिफिट है, दैट इज कंजर्वेटिव वैल्यू। किन किन चीजों की? फूड, ड्रिंक, फ्यूल, मेडिसिन, बेटर क्रॉप वेराइटीज एंड इंडस्ट्रियल मटेरियल। हमें कंजप्शन वैल्यू मिलती है किन किन चीजों की? खाने की, पीने की, फ्यूल की, मेडिसिन के प्लांट मिलते हैं, ज्यादा क्रॉप की वेराइटीज और इंडस्ट्रियल मटेरियल भी मिलता है। नॉन कंजप्टिव वैल्यूज क्या है? रिक्रिएशन, रिक्रिएट नहीं हो सकता, सॉरी रिक्रिएशन हो सकती है, नॉन कंजप्टिव वैल्यू में आती है। एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेडिशनल वैल्यू,
इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या आती हैं बायोडाइवर्सिटी में? नेचर को बैलेंस करके रखना, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना, क्लाइमेट की एक सारता रखना, वेस्ट को खत्म करना, हवा और पानी को साफ करना, न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको भी साइक्लिंग में प्रोसेस में रखना, ठीक है, ज्यादा पेस्टिसाइड्स की यूजेज को बंद करना, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करना सॉइल की एंड सेडिमेंट्स की, स्टेबलाइज करना लैंड को सॉइल इरोजन के लिए, ओके, पेड़ लगा के, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हेल्प करनी, ओके, एंड जो हमारी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाना या मेंटेन करके रखना। तो ये सब हेल्प कौन कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी। अगर खुद बायोडाइवर्सिटी मेंटेन्ड है तो, ओके। नाउ थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट्स क्या क्या है, डर किस किस चीज का है? सबसे पहली चीज, नैरो ज्योग्राफिकल एरिया। अर्थ के ऊपर जमीन का एरिया बहुत कम है, ओके। लो पॉपुलेशन। नेचुरल कॉजेज क्या है? लो पॉपुलेशन का होना, ब्रीडिंग का कम हो जाना, या फिर अलग अलग तरह के नेचुरल डिजास्टर्स जैसे तूफान आना, जंगलों में आग लग जाना, फ्लड्स आ जाना, अर्थक्वेक्स आ जाना, ये सब चीज। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेस, हैबिटेट मॉडिफिकेशन, जैसे कि पेड़ काट के, जंगल काट के वहां पे रहने के लिए मकान बनाना, ओके। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सिलेक्टेड स्पीशीज, जैसे कि पहले राजा महाराजाओं को या उनसे बाद भी कई लोगों को बड़ा चाव था शेरों का शिकार करना, और अब शेर दिखने कम हो गए, ओके। इनोवेशंस बाय एक्सोटिक स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज के ऊपर इनोवेशंस को देखना करके, जिनसे उनके लिए भी डर है कि वो भी खत्म। पोल्यूशन, जो हमने फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं, जो गाड़ियां चल रही हैं हाईवेज के ऊपर, ये सब पोल्यूशन करती हैं। पानी में भी पोल्यूशन है, तो ये भी इफेक्टेड है। हंटिंग, शिकार करने, यहाँ पे दिखाया हुआ है पिक्चर में नीचे, सिर्फ डियर्स के सींगों के लिए उनको मारा जाता है, ओके। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। पहले जो पंजाब का क्लाइमेट होता था बहुत डिफरेंट होता था। मार्च तक ठंड गर्मी आ जाती थी और अगस्त सितंबर तक हल्की हल्की ठंड आनी स्टार्ट हो जाती थी, अक्टूबर तक प्रॉपर आ जाती। अब तो दिसंबर तक पहुंच जाता है, या नवंबर दिसंबर तक जाके ठंड होती है और खत्म होने तक अप्रैल में ही आ जाती है। सो दिस इज द चेंज इन क्लाइमेट, ठीक है। बारिश कम हो रही है या फिर कई बार बहुत ही ज्यादा हो रही है, ओके। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मैं अब तक भी कई बार कह चुका हूँ कि पहले होती थी प्रॉपर क्रॉप रोटेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाता था कि इस 6 महीने में ये फसल उगेगी, अगले 6 महीने में अलग, उसके अगले में बिल्कुल अलग। जो पहली फसल आपने उगाई होती थी वो तीसरी चौथी बार में जाके आपकी बात आती थी टर्न दोबारा लगाने। अब तो हर थोड़े दिनों बाद सिर्फ एक ही फसल लग लगी होती है और वो है राइस, जिससे पानी का लेवल डाउन जा रहा है, ओके। recent issues on biodiversity. So, अब के कौन कौन से इश्यूज हैं जो बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं? तो 75% जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्रॉप प्लांट्स जो हैं वो खत्म हो गए पिछली सेंचुरी के। जेनेटिकली अगर हम बात करें तो कई प्लांट्स या कई क्रॉप्स जो हैं वो हम खत्म कर चुके हैं
पिछली सेंचुरी के अंदर, अब उनके बीज ही नहीं है। कुछ साइंटिस्ट जो है वो एस्टिमेट कर रहे हैं कि 3 स्पीशीज हर घंटे जो है एक्सटिंक्ट हो रही है, और हर साल 20,000 अलग अलग स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं ह्यूमंस की वजह से। ठीक है, हम लोग, आप अपने आप को कह सकते हो कि हम सबसे बड़े प्रॉब्लम है इस अर्थ के ऊपर। हमारी वजह से इन स्पीशीज में कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स भी, जानवर भी, कुछ भी, पर हर घंटे हम 3 स्पीशीज को इस दुनिया से खत्म कर रहे हैं, और हर साल 20,000 स्पीशीज। ओके, 1/3 जो वर्ल्ड है उसमें कोरल रीफ सिस्टम है, जो वो भी हम लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। समुद्रों के अंदर जो मछलियों के रहने का सिस्टम होता है, जहाँ हर्ब्स, जहाँ हैबिटेट है, उसको भी हम ह्यूमंस ने वाटर पोल्यूशन की वजह से तबाह कर दिया। 24% जो मैमल्स हैं, जब 12% जो बर्ड्स की स्पीशीज है, वो भी ग्लोबली थ्रेटन्ड है कि आने वाले टाइम में वो भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अगेन रीजन इज ह्यूमन। 50% जो वर्ल्ड के वेटलैंड्स हैं, जो जैसे कि जंगलों के अंदर जो पानी के होते थे रिसोर्सेज, वो भी ड्रेन हो चुके हैं। रीजन वहां पे पॉपुलेशंस का बढ़ जाने की वजह से। ओके, और 50% डिक्लाइन क्यों आया है इसके बीच में? सिर्फ 1970 टू 1999, और अब आ गया है 2021। दैट मीन्स 22 साल और ऊपर लगा तो ऑलमोस्ट 75 से 80% तक डिक्लाइन हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी को? एज ए इन्वेंटरी, उनको एक इन्वेंटरी के रूप में सेव करके, ओके, प्रोटेक्टेड हैबिटेट्स को बना के, लाइक इन सिटू या एक्स सिटू, ओके, या फिर सीड बैंक्स, जीन बैंक्स, पोलन बैंक्स या डीएनए बैंक्स बना। ठीक है, सो इसके लिए क्या आ गया? या तो जूस क्रिएट करो, या नेशनल पार्क्स बना के, जो साइड पे आप देख सकते हो अलग अलग जीन्स को सेव करके रखा हुआ है एक जगह। रिस्टोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करके, लाइक पेड़ लगा के जगह जगह पे, एनवायरमेंटल एजुकेशन देके सब लोगों को, जैसे आप लोगों के साथ लेक्चर चलते हैं। ठीक है, और स्ट्रिक्ट लॉज क्रिएट करके, पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की रिव्यूइंग करके, और अर्बनाइजेशन को कंट्रोल करके, मतलब जंगलों को ना काटा जाए, जो पॉपुलेशन है उसको एक जगह तक सीमित रखा जाए। एंड फाइनली थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू मतलब मैंने जो पीछे बताया, बैंक्स को क्रिएट करके, अलग अलग तरह के बैंक्स बना के रिसोर्सेज के। सो इस तरीके से ये सारा होता है। इन सिटू में आ जाता है लेक्स वगैरह को करके, मैरीन्स को, बायोस्फीयर को या नेशनल पार्क्स को बना के। एक्स सिटू में आ जाता है कि गार्डनिंग करके, सीड बैंक्स क्रिएट करके, जब बोटेनिकल या जूलॉजिकल गार्डन्स या एक्वेरियम्स क्रिएट करके। ओके, तो ये है नंबर ऑफ स्पीशीज। ठीक है, कितनी इवेल्युएट की गई और कितनी इंडिया में थ्रेटन्ड है। मैमल्स की 386 स्पीशीज हैं, जिसमें से सिर्फ 59 को इवेल्युएट किया गया, और 41% उनमें से एक्सटिंक्ट होने के थ्रेट पे। बर्ड्स 1219 स्पीशीज हैं, इवेल्युएटेड हो नहीं पाई, मगर 7% एक्सटिंक्ट होने के लाइन पे है। सेम उसी तरीके से आप आगे देख सकते हो सब चीजों का। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। वी विल